अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम एक्सरसाइज 1.4 से जो है ना, पहले जो भी डेफिनेशंस वगैरह है या और एग्जांपल्स हैं वो क्लियर करने जा रहे थे। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। ठीक है, कल हमने कम्यूटेटिव लॉज की जनरल फॉर्म तक पढ़ ली थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स के अंदर। कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि अगर हम ए एक मैट्रिक्स लें और बी एक दूसरा मैट्रिक्स लें, ए और बी को प्रोडक्ट लें, उसका जो आंसर आएगा, फिर हम बी को पहले लें, ए को बाद में लें, उसका जो आंसर आएगा, तो इन दोनों का आंसर मुख्तलिफ होगा। तो इस वजह से हम कह देंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अगर इन दोनों का आंसर ए बी का आंसर और बी ए का आंसर इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब ये एक जनरल केस है कि हम कह रहे होते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आज हम उन 3 केसेस को भी स्टडी करने जा रहे हैं। पहला केस ये होता है जो कि यहाँ पे वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन पार्टिकुलर केसेस। अब पार्टिकुलर केसेस 3 तरह की होती हैं। पहले केसेस उसने ये एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, वो क्या है कि इसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की नहीं, दोनों मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0। तब उसके अंदर, उन 2 मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड मस्ट करेगा। मैं चेक करता हूँ, मैंने ये मैट्रिक्स लिया, अब 2 लिख लूँ, 3 लिख लूँ, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज ये होती है नॉन डायगोनल, ये होती है मेन डायगोनल, ये वाली, ठीक है, लेकिन ये जो होती हैं ये नॉन डायगोनल वाली होती हैं। इसी तरह ये भी मेन डायगोनल्स होता है और ये जो होती हैं वो आप लोगों के पास क्या होती हैं? नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अब इन नॉन डायगोनल एंट्रीज चूँकि ज़रूर है, मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने ए मैट्रिक्स लिया, बी लिया, ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा, ए वाली एंट्रीज लिखी, बी वाली एंट्रीज लिखी हैं। अब प्रोडक्ट उसी तरह जैसे कि कल हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके थे कि पहले रो को कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो पहले एंट्रीज को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस का, फिर दूसरी एंट्रीज को दूसरे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसी कॉलम को हमने उठा देना है, रो को उठा देना है, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। उसी में भी 2 मल्टीपल 0, पहली एंट्रीज पहले के साथ, दूसरी एंट्रीज दूसरी के साथ और बीच में साइन प्लस का। इसी तरह फिर हमने दूसरी रो उठानी है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर रो उठानी है, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस का। ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया और ये आप लोगों का आंसर है। अब मैं क्या करता हूँ कि बी को पहले लिख लेता हूँ, ए को बाद में लिख लेता हूँ। बी वाली एंट्रीज लिखी, -3 0 0 4 और 2 0 0 1। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह पहले रो को उठाया, पहले कॉलम के साथ, -3 × 2 + 0 × 0, फिर मैंने इस रो को उठाया, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 × 0 + 0 × 1, फिर 0 × 2 आ जाता है, प्लस आ जाता है 4 × 0। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया और फिर इनको ऑपरेशन अप्लाई करके इसका जो आंसर आया। अब ए बी का आंसर क्या था? -6 0 0 4। और इसी तरह जो बी ए का आंसर है वो भी इसी तरह -6 0 4 0 4। ये हमारे पास इसका आंसर होता है। अब एक और केसेस कौन से होते हैं? एक ऐसा केस जिसमें हम इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे 1.5 1.6 एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम इन्वर्स मेथड्स पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया। अभी सिर्फ मैं केस बता देता हूँ कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है और वो इन्वर्स है किसी बी मैट्रिक्स का। अब इन्वर्स क्या होता था कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर और या फिर बी इन्वर्स हो किसी ए का मैट्रिक्स का तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ उनके अंदर होल्ड करता है। अब तीसरा केस ये होता है कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है और दूसरा उसका आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, let A be a matrix, another matrix B is the identity matrix of A, multiplication if A multiple B, B is equal to A, B multiple A। यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है उसका मेन डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 1 होता है और बाकी अलावा
0 0 हो जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। एक हमने यूनिट मैट्रिक्स लिया और एक जनरल कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इनके दरम्यान भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। ये देखें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया हुआ है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर बी वाला मैट्रिक्स लिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया पहली एंट्रीज को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इस तरह ये सारा ऑपरेशन किया, ये आंसर आया। फिर मैं बी वाला मैट्रिक्स बी का ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बी वाली वैल्यू लिखी, ए वाली वैल्यूज लिखी, इनको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो ऑपरेशन आया वो बिल्कुल ये है। आप देखें ए बी का जो आंसर था 1 2 0 -3 और जो बी ए का आंसर है 1 2 0 -3। अब चूँकि दोनों बी ए और ए बी आपस में इक्वल हुए, अब असल में ये कैसे ए आंसर आ जाता है, जैसे कि हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो 1 होती है। अब वो 1 मैं बाद में लिख लूँ या फिर पहले लिख लूँ, कोई फ़र्क पड़ता है? 2 × 1 तब भी आंसर 2, 1 × 2 तब भी आंसर 2। तो इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाता है बट 2 को के अंदर फ़र्क नहीं लाता, जैसे था 2 वैसे ही रहेगा। इसी तरह जो यहाँ पे बी है वो आप लोगों के पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ए के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाता है बट ए के अंदर फ़र्क नहीं आता। जिस तरह यहाँ पे 1 काम कर रहा था, यहाँ पे बी काम कर रहा है, तो यहाँ पे 1 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे, यहाँ पे बी को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे। अब मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा। अगला जो है वो कहता है वेरिफिकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपने इसको सिर्फ वेरीफाई करना है। हमने दो मैट्रिक्स लिए, इफ़ ए बी आर टू मैट्रिक्स एंड ए बी आर देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज, देन ए बी का ट्रांसपोज, मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया फिर बी मैट्रिक्स लिया, मैंने लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली, ये वाली साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज। अब पहले ए बी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ए वाला मैट्रिक्स लिखा, बी लिखा। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी? पहले रो उठाते थे, पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ। ये हमारे पास एंट्रीज आ जाती थी। इनका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज हम लेके ये हमारे पास आंसर आएंगे। अब मैं राइट हैंड साइड को उठाता हूँ कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब सबसे पहले मुझे बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर ए का ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा। अब ए लिखा हुआ है ना, तो ए वाली एंट्रीज लिखी, ऊपर ट्रांसपोज था, इधर मैंने इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा और ये आंसर आया। ट्रांसपोज क्या था कि रो को कॉलम में चेंज करना। अब बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है कि 1 3 2 -2 0 है और इसके ऊपर 2 मैं टी लगा देता हूँ, उसका ट्रांसपोज लेता हूँ। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी बी ट्रांसपोज वाली ये वाली वैल्यूज़ और ए ट्रांसपोज वाली ये वाली और बी ट्रांसपोज वाली ये वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मैंने इकट्ठे लिखा है यहाँ पे। अब ये बी ट्रांसपोज वाली वैल्यू, ये ए ट्रांसपोज वाली। अब इसी तरह फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया? 0 2 6 0। और ए बी का जो ट्रांसपोज था होल ट्रांसपोज वो क्या था? 0 2 6 0। तो इन दोनों का आंसर चूँकि इक्वल है तो ये हमारे पास ये वेरीफाई हमने कर दिया था, उसने यही कुछ कहा था। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करने लगे हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। जो गिवन मैट्रिक्स है वो कहता है कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमने पहले लेक्चर्स में ही इस 1.4 से आगाज़ करने से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ा था, उसी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वही एक बात कह देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होती है। पहले जो मैट्रिक्स आएगा ये पहला मैट्रिक्स होता है और ये उसका कौन सा होता है? दूसरा मैट्रिक्स। अगर इनके आप लोगों के पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, अब इसके कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाएं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मीन्स ये पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? पॉसिबल होगी। इसी तरह हम दूसरे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसके कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के रो कितने हैं? 2, तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसको देख लेता हूँ, इसके कॉलम कितने हैं? 1, और इसके अंदर रो कितने हैं? 2, तो इनके कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये नॉट पॉसिबल, इसका कोई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह मैं इसके अंदर कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं, और इसके अंदर कितने रो हैं? 2 रो हैं,
तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह इसकी कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, और इसके कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो इसका मतलब इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है कि ए उसने मैट्रिक्स दे दिया और बी भी कोई मैट्रिक्स दे दिया, और कहता है फाइंड ए बी को सॉल्व करें, यानी ए बी का प्रोडक्ट्स आपने सॉल्व करना है। और फिर दूसरा जो पार्ट है वो कहता है बी ए इफ़ पॉसिबल। अब बी ए पॉसिबल नहीं है, उसके रीज़न क्या है, पहले मैं ए बी के बारे में बता देता हूँ। तो ए का अगर ए बी है तो इसका मतलब मैं ए का मैट्रिक्स पहले लूँगा, बी का मैट्रिक्स बाद में लूँगा। पहले के अंदर जो कॉलम है वो दूसरे के रो के बराबर हैं, यस 2 कॉलम है, दूसरे के अंदर मैट्रिक्स कितने हैं, 2, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब पार्ट बी मैं बाद में बताता हूँ, पहले इस ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने ये एंट्रीज लिख रहा हूँ, जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 3 0 -1 2, और जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 6 5। अब क्वेश्चन उसने पहले पार्ट में क्या कहता है कि ए बी को सॉल्व करो। अब ए बी को सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले मैं ए वाली एंट्रीज लिखूँगा -1 2, और दूसरे में मैं बी वाली एंट्रीज लूँगा, ठीक है। अब पहले को कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स है, और दूसरे मैट्रिक्स के जो रो के बराबर है ना, तो इसके मल्टीप्लिकेशन क्या हुई, पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, पहले रो को इस कॉलम के साथ 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा 6। अब दूसरी एंट्रीज को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 0 मल्टीपल 5, बीच में साइन किसका रखूँगा, प्लस का, ठीक है। तो ये अब चूँकि और कॉलम है नहीं, इस वजह से हमें सिर्फ इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। अब दूसरी रो को उठाना है,